welcome to Nav Classes. If you are new to my channel or viewing my videos for the first time, then please do subscribe. Click here on the subscribe button and then click on Nav Classes. You will reach to my channel. Here you can click on bell icon so that you will get notified as and when I upload my new video. Now please do uploaded videos. You can click here on videos, so you will get all videos here. If you click on playlist, you will get respective video you are searching for as per your interest. So let's start with our today's tutorial. रिसर्च एथिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसका मेन टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड. ये रिसर्च एप्टीट्यूड का लास्ट टॉपिक होगा. अगर आपको इसके प्रीवियस टॉपिक्स देखने हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके, तो देखिए रिसर्च एथिक्स होता क्या है. ये कुछ एथिक्स है जो रिसर्चर को फॉलो करने चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसर्चर को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी उसने रिसर्च की है, उसके ऊपर जो भी उसने थीसिस बनाए हैं, रिसर्च का वर्क किया है, वो उसका बिल्कुल एक्यूरेट हो, किसी का चुराया हुआ ना हो और अपने मन से कुछ प्रूव ना करना चाहता हो. अब देख लेते हैं. वो उसको इंश्योर करना चाहिए कि डाटा इज़ एक्यूरेट. रिसर्चर मस्ट नॉट ट्राई टू इंटेंशनली प्रूव अ पॉइंट. वो अपनी मर्जी से कुछ पॉइंट इंटेंशनली ना प्रूव करना चाहे. वो बिल्कुल वही कहे जो रियलिटी में हुआ है और जो उसके रिसर्च के थ्रू उसको पता चला है. ठीक है. रिसर्चर मस्ट इंश्योर दैट डाटा इज सफिशिएंटली इन्वेस्टिगेटेड. उसको इंश्योर करना चाहिए कि डाटा को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था, उसने अच्छे से जांचा परखा था और उसकी फाइंडिंग्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. रिसर्चर मस्ट नॉट मिसरिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी ऑफ द डाटा. वो बिल्कुल भी गलत रिप्रेजेंट ना करे. जो भी स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी है डाटा की, वो बिल्कुल गलत उसको ना दिखाए. नॉर मस्ट दे ओवर रिप्रेजेंट द रिजल्ट बाय अल्टरिंग द फाइंडिंग्स. जो भी फाइंडिंग्स इन रियलिटी आई है उनको अल्टरेशन करके उसको ओवर रिप्रेजेंट भी ना करे. ना ही कम रिप्रेजेंट करे जितना है उससे, ना ही ओवर करे अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, और ना ही गलत करे. ठीक है. रिसर्चर मस्ट इंश्योर प्राइवेसी, एनोनिमिटी एंड सेट आउट अ कोड ऑफ एथिक्स. उसको बिल्कुल लोगों की जिनसे उन्होंने रिसर्च के डाटा लिए हैं या कुछ भी किया है, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहिए. को डिस्क्लोज नहीं करना. एनोनिमिटी क्या होता है कि अगर एक पर्सन ने कह दिया है कि प्लीज़ मेरा नाम यहाँ पर ना आए, तो उस रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसका नाम बीच में ना आए, उसको एनोनिमस के नाम से ही दिखाए. ठीक है. सेट आउट कोड ऑफ एथिक्स. एक कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए. अब हम समझ लेते हैं मेनली रिसर्च राइटिंग के अंदर कौन कौन से रिपोर्ट राइटिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे रिसर्च को लिखना चाहिए, थीसिस को लिखना चाहिए. तो थीसिस राइटिंग एंड टाइपिंग ऑफ रिपोर्ट फाइनल स्टेज है रिसर्च की. इसमें प्रोवाइड किया जाता है ओवरऑल व्यू एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. इसमें जो भी व्यू आया है और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि इसमें थीसिस में. प्रोवाइड ऑल एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टेकन फॉर स्टडी. जो भी प्रोजेक्ट लिया था स्टडी करने के लिए, उसके सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर दिया जाता है. ठीक है. बियर्स टोटल समरी ऑफ द वर्क. यहाँ थीसिस में ही टोटल समरी आती है काम की, और सेटिस्फाई किया जाता है ऑल रिसर्चर्स बाय प्रोवाइडिंग पार्शियल और डिटेल नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम. ठीक है. फिर है फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग का क्या फॉर्मेट है. इसमें आता है सबसे पहले प्रिलिमिनरी सेक्शन. इसमें आते हैं टाइटल का पेज, क्या टाइटल है. उसके बाद एक्नॉलेजमेंट दी जाती है, किसको थैंक्स बोलना है, डेडिकेशन करनी है और एक्नॉलेजमेंट. फिर टेबल ऑफ कंटेंट आता है कि क्या क्या उस रिसर्च के अंदर टेबल्स हैं, वो टेबल ऑफ कंटेंट जैसे इंडेक्स बनाते हैं वैसे ही. लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, जो भी टेबल्स की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ फिगर्स. ठीक है. तो ये सब जो भी इंक्लूड हुए हैं रिसर्च के अंदर, टेबल बनाए गए हैं उनकी लिस्ट, और जो भी फिगर्स दिखाए गए हैं उसकी लिस्ट. मेन बॉडी आती है. फिर मेन बॉडी में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. टॉपिक को इंट्रोडक्शन दी जाती है. एनालिसिस ऑफ लिटरेचर. अब ये मेन टाइप है कि इसमें लिटरेचर का एनालिसिस दिया जाता है कि कैसे एनालाइज किया और क्या हुआ. डिज़ाइन ऑफ द स्टडी. स्टडी का क्या डिज़ाइन रहा. प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा. अब उसके बाद स्टडी के बेसिस पे उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है और डाटा को एनालाइज किया जाता है. स्टैटिस्टिकली भी एनालाइज किया जाता है यहाँ पर. समरी एंड कंक्लूजन. अब दी जाती है मेन बॉडी के अंदर ही समरी और क्या कंक्लूजन निकला. रेफरेंस सेक्शन के अंदर आता है बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मेन क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जाम में. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है, जो आगे वाले रिसर्चर्स हैं उनको बेनिफिट हो जाता है कि आपने कहाँ कहाँ से देखकर आपने खुद की रिसर्च की.
और उससे क्या होगा, वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं और आपकी रिसर्च को भी जज कर सकते हैं और अपनी रिसर्च भी आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। रेफरेंस सेक्शन में ही आता है अपेंडिक्स। रिसर्च की एथिक्स के बारे में हम मेनली बात कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 3 तरीके की ऑब्लिगेशंस जो है रिसर्चर को वो सेट की जाती हैं, ठीक है, टू अडहेयर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो रहे, उसकी रिसर्च अच्छी हो। फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या है, एन ऑब्लिगेशन टू ऑनर द ट्रस्ट दैट देयर कलीग्स प्लेस इन दैम। जो भी उनके कलीग्स ने उनमें कहा है कि मेरे ये ट्रस्ट करता हूँ मैं आप पे, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो उसको मानना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्लिगेशन टू देमसेल्व्स, अपने आप को अब ऑब्लिगेशन है अपने आप के लिए। इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट इन रिसर्च कैन मेक इट इम्पॉसिबल टू अचीव अ गोल। क्योंकि अगर हम अपने आप से ही धोखा करेंगे और अपने रिसर्च को इररिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे तो जो गोल है उसको अचीव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। एन ऑब्लिगेशन, थर्डली एन ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन वेज दैट सर्व द पब्लिक। मेन है सोसाइटी को सर्व करना है हमने, तो उस तरीके से आपने काम करना है कि आप पब्लिक को सर्व करो, पब्लिक के हित में कार्य करो, ठीक है। रिसर्च एथिक्स के अंदर मेनली कौन कौन सी नॉलेज को शेयर किया जाता है। पार्ट 1, शेयरिंग साइंटिफिक नॉलेज, रिसर्च पब्लिकेशन, इसमें हम रिसर्च की पब्लिकेशन को पब्लिश करते हैं। ऑथरशिप एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च, साइंटिफिक मिसकंडक्ट, इसको हम समझेंगे डिटेल में। क्या होता है साइंटिफिक नॉलेज, एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च है टू एक्सटेंड ह्यूमन नॉलेज बियॉन्ड दैट ऑलरेडी नोन। जो आज तक पता नहीं थी उस नॉलेज को हमने लिया है रिसर्च के थ्रू, हमें वो पता चला है तो हमने उसको रिसर्च में राइट डाउन किया है, ठीक है। रिसर्च का क्या मतलब होता है, सर्च हो चुकी है, उसको हम दोबारा से रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ छुपे हुए फैक्ट्स हमें मिल जाए। But individual knowledge enters the domain of science only after it is presented to others. ये साइंस तभी बनता है, साइंटिफिक नॉलेज तभी बनती है जब हम इसको दूसरों के को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तभी हम रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाते हैं। रिसर्च करके कोई खुद ही रख लेगा तो वो कोई साइंस नहीं बनी, वो तो उसके घर में ही रह गई। लेकिन अगर हम इसको प्रेजेंट करेंगे, पब्लिश करवाएंगे, तभी वो साइंटिफिक नॉलेज बनेगी। इस बात का समझ में आ गई। फिर है शेयरिंग साइंटिफिक नॉलेज, उसको शेयर किया जाता है बेस्ड ऑन कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल और सोशल वर्ल्ड। इसमें प्रेजेंटेशन की जाती है, सोशल कन्वेंशंस में जाके कन्वेंशंस होती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कि जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज हमने इस्टेब्लिश की है उसकी रिलायबिलिटी क्या है। इट मीन्स उस पर कितना हम कोई भी बिलीव कर पा रहा है। पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में भी पब्लिकेशन करवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कन्वेंशंस में, और पीयर रिव्यूड जर्नल्स में भी करवा सकते हैं। रिसर्च रिजल्ट आर प्रिविलेज्ड अंटिल दे आर पब्लिश्ड थीसिस, ठीक है, जब तक रिसर्च जो है पब्लिश थीसिस के रूप में सामने ना आए तब तक वो बिल्कुल छुपी ही रह जाती है। उसको तभी एक सम्मान मिलता है जब वो थीसिस बन के पब्लिश हो जाए, किसी को हम प्रेजेंट कर दें। ऑथरशिप, द लिस्ट ऑफ ऑथर्स एस्टैब्लिश्ड अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज क्रेडिट। जितने भी ऑथर थे उस रिसर्च को करने के लिए उनको अकाउंटेबिलिटी बनती है उनमें और उनको क्रेडिट भी मिलता है। यस, इन्होंने भी इसमें योगदान दिया। Policies at most scientific journals that state person should be listed as author of paper only if person made a direct or substantial intellectual contribution. हमें मेनली ये समझना होगा कि जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनमें ऑथरशिप कब आती है, जब किसी पर्सन ने, दूसरे ऑथर ने उसके अंदर एक बहुत अच्छा योगदान दिया है, बिल्कुल स्पेशल कुछ डायरेक्टली कुछ इनपुट दिया है, या फिर कोई ऐसा इनपुट दिया है, अपना ऐसा रिसर्च में कोई काम किया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट था, सब्सटेंशियल था, ठीक है। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन कैन बी यूज टू थैंक दोज हु इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द वर्क। ऑथरशिप किसको मिलेगी, जिसने डायरेक्टली उसमें कंट्रीब्यूट किया है या फिर सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन जिन्होंने इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है उनको हम थैंक्स बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट में, ठीक है। ऑथरशिप नहीं मिलती उनको, ये याद रहे। अब आ जाती है ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। ऑथर कौन कौन होते हैं, जो कि प्रिपेयर करते हैं और सबमिट करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट को।
कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, इट मीन्स इंश्योर करते हैं कि काम बिल्कुल नया है और ओरिजिनल रिसर्च है ये, ठीक है। ऑल ऑथर्स आर अवेयर ऑफ सबमिशन, अगर रिसर्च पब्लिकेशन सबमिट की गई है तो सभी ऑथर उसके बारे में अवेयर होने चाहिए एंड अग्री विद द कंटेंट एंड सपोर्ट सबमिशन, और वो जो भी उसके अंदर लिखा गया है एक एक वर्ड के लिए अग्री करने चाहिए और सपोर्ट करें वो कि इसका हमने सबमिशन कर दिया है, सबमिट कर दी है रिसर्च, ठीक है। अग्री द मैन्युस्क्रिप्ट कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनोनिमस रिव्यूअर्स, ये इस बात पे भी ऑथर्स को अग्री करना चाहिए कि उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उन्होंने जो लिखा है वो एनोनिमसली कोई भी रिव्यू कर सकता है, क्योंकि अगर हमने अपनी रिसर्च करके पब्लिश करवा दी कहीं पे भी तो उसको दूसरा लोग कोई भी देख सकता है, रिव्यू भी कर सकता है और उसको दोबारा से यूज़ करके आपको ड्यू क्रेडिट देके आगे रिसर्च भी कंटिन्यू कर सकता है। प्रोवाइड कॉपीज ऑफ रिलेटेड वर्क सबमिटेड और पब्लिश्ड एल्सवेयर, यहाँ पे जो भी कॉपीज़ होंगी आपने जो रिसर्च वर्क किया है, सबमिट किया है, उसको कहीं और भी पब्लिश किया जाए, उसको हम अथॉरिटी दे देते हैं जिसके अंडर हमने अपनी रिसर्च को पब्लिश करवाया है, उनके पास अथॉरिटी होती है ये, ठीक है। ऑब्टेन कॉपीराइट परमिशन इफ़ फिगर्स टेबल्स नीडेड टू बी रिप्रोड्यूस, अगर उन्होंने कोई अपने तरफ से कोई फिगर्स या फिर टेबल्स को रिप्रोड्यूस किया है तो उनके लिए कॉपीराइट परमिशन भी वो पहले लें, ठीक है। कॉपीराइट अगर वो है तो उनके लिए परमिशन ली जाए और लास्ट में बिब्लियोग्राफी के अंदर भी उनको शो किया जाता है। इंक्लूड प्रॉपर अफिलिएशन, प्रॉपरली अफिलिएशन प्रोवाइड करना चाहिए। अब कौन कौन सी ऐसी रिसर्च है जिनको पब्लिश कराया जा सकता है, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी रिसर्च है जिनको पब्लिश नहीं कराया जा सकता, ये बात समझिए। जर्नल्स लाइक टू पब्लिश पेपर दैट आर गोइंग वाइडली रीड यूजफुल द रीडर, वो पब्लिश होते हैं जर्नल्स या पेपर्स जो कि यूजफुल हो रीडर्स के लिए, ठीक है। पेपर दैट रिपोर्ट ओरिजिनल एंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, जो बिल्कुल ओरिजिनल फाइंडिंग बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग बता रहे हैं, लाइकली टू बी इंटरेस्ट ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द इट्स रीडर, इट मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। पेपर्स दैट आर वेल ऑर्गेनाइज, वेल रिटन, क्लियर स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाउ फाइंडिंग रिलेट टू एंड एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, वो पेपर पब्लिशेबल होते हैं जो कि अच्छे से ऑर्गेनाइज करे गए हों, अच्छे से लिखे हों, क्लियरली बता रहे हों कि क्या फाइंडिंग थी, कैसे ये रिलेटेड थे और उनकी एडवांस अंडरस्टैंडिंग, उनको पब्लिश करवाया जा सकता है। पेपर दैट आर कंसाइज एंड येट कंप्लीट इन देयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, पेपर्स जो कि कंसाइज हो, मतलब जो छोटे भी हों, बिल्कुल ही छोटे नहीं चाहिए, अब जो कंसाइज हो, बिल्कुल ठीक हो जिनका साइज, और तब भी वो बिल्कुल कंप्लीट हो, तभी कहा है साइंस, तभी कहा है कंसाइज एंड येट कंप्लीट, उनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। कौन से पब्लिशेबल नहीं होते, कौन से एक्सेप्टेबल नहीं होते बिल्कुल भी, वो कौन से हैं? पेपर दैट आर रूटीन एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस रिपोर्ट एंड दैट डू नॉट अप्रिशिएबली एडवांस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज इन एरिया, पेपर जो कि बिल्कुल किसी और की रिसर्च को उठा के लिख दिया है, जिसमें आपने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, हम तो लिख रहे हैं किसी की रिसर्च को उठा के, किसमें नया नहीं है, उसमें कुछ भी एडवांस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कोई नॉलेज नहीं दे रहा किसी भी एरिया की, तो वो पेपर एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको खुद भी कुछ करना है रिसर्च में। इंक्रीमेंटल फ्रेगमेंट्री रिपोर्ट ऑफ रिसर्च रिजल्ट, बिल्कुल आपने प्रीवियस रिसर्च उठाई, उसमें से 2 शब्द अपनी तरफ से लिख दिया और कहा हमारी तो रिसर्च हो गई, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वर्बोस पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पेपर, क्लटर्ड विद अननेसेसरी पुअर क्वालिटी इलस्ट्रेशन, आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया, पेपर को बस इधर उधर से उठा के लिख दिया, क्लटर कर दिया और पुअर क्वालिटी है उसकी, अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया गया, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। वॉयलेशन ऑफ एथिकल गाइडलाइंस, कोई भी एथिकल गाइडलाइंस जिसको अभी हम समझेंगे उनको वॉयलेट किया है, आपने किसी की कॉपी पेस्ट कर दी है, इंक्लूडिंग प्लेजरिज्म ऑफ एनी टाइप और डिग्री, ठीक है। प्लेजरिज्म मतलब क्या होता है? दूसरों की रिसर्च को हम कॉपी कर रहे हैं, दूसरों के किसी चीज़ को कॉपी करना ही प्लेजरिज्म। एंड क्वेश्चनेबल रिसर्च प्रैक्टिस, अगर आपका रिसर्च प्रैक्टिस QRP है, QRP की फुल फॉर्म याद कर लो, क्वेश्चनेबल रिसर्च प्रैक्टिस, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। रिसर्च मिसकंडक्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है FFP, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन,
प्लेगरिज्म, फैब्रिकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब कि कोई भी डाटा या रिजल्ट है उसको आप जस्ट उठा लिया आपने और रिकॉर्ड कर लिया और उसको रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। फॉल्सिफिकेशन होता है मैनिपुलेटिंग द रिसर्च मटेरियल, कोई भी रिसर्च मटेरियल है आपने गलत कर रहे हो, उसमें फॉल्सिफिकेशन कर रहे हो, इक्विपमेंट है या प्रोसेस है, चेंजेस है, उसके अंदर आप चेंजेस कर रहे हो ओरिजिनल डाटा में कुछ अपने हक के लिए, कि आप कुछ प्रूव करना चाहते हो, इसलिए आप इस रिसर्च को अपने अकॉर्डिंग ढाल रहे हो, उसमें कुछ डाटा को मिस कर दे रहे हो, रिजल्ट सच दैट रिसर्च इज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन रिसर्च रिकॉर्ड, तो उसको फॉल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस ब्लॉग से ले सकते हो, navclasses.blogspot.in, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब हम रीड करते हैं अब हम सोचते हैं प्लेजरिज्म क्या होता है। ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सन्स आइडिया, किसी और के आइडिया को आप चुरा रहे हो, ठीक है, किसी और के प्रोसेस को चुरा रहे हो, रिजल्ट को चुरा रहे हो और वर्ड्स को चुरा रहे हो विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट्स। किसी की चीज़ को अगर आप ले ही रहे हो लेकिन उसको अगर आप क्रेडिट दे दोगे या फिर उससे परमिशन ले लोगे तो वो प्लेजरिज्म नहीं होता, तो वो सही माना जाता है, लेकिन आपने उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया और चुरा लिया है तो वो प्लेजरिज्म माना जाता है। और याद रहे ये सब पकड़े जाते हैं, ठीक है, बाद में। रिसर्च मिसकंडक्ट डज नॉट इंक्लूड ऑनेस्ट एरर और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। कुछ ऐसे एरर्स जो कि इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कि लोगों के ओपिनियंस डिफरेंस हैं, तो अगर गलती से कुछ एरर हो रहे हैं, कुछ सच्चे एरर हो रहे हैं, ऑनेस्ट एरर हो रहे हैं, वो सब रिसर्च मिसकंडक्ट में नहीं आते। डेफिनेशन क्या है प्लेजरिज्म की या फिर सेल्फ प्लेजरिज्म की? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से रीड कीजिए और समझिए। प्लेजरिज्म यूजिंग द आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन, किसी और के आइडिया को यूज़ करोगे या फिर उनके वर्ड्स को यूज़ करोगे बिना उनको क्रेडिट दिए, विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट, तो वो होता है प्लेजरिज्म। ये बताया गया था प्रेस डॉक्यूमेंट में नैट अकेड के, ठीक है। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होता है? अगर आप खुद के ही डाटा को भी कॉपी कर रहे हो तो ये उसमें भी अप्लाई होता है, वो भी गलत है, ठीक है। द वर्बेटिम कॉपी और रीयूज ऑफ वन ओन रिसर्च, अपनी खुद की रिसर्च को ही अगर आप कॉपी कर रहे हो, दोबारा से दिखा रहे हो, तो वो भी गलत है, ठीक है। बोथ टाइप ऑफ प्लेजरिज्म्स आर कंसिडर्ड टू बी एज अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस इन साइंटिफिक लिटरेचर। आपको खुद की रिसर्च को भी क्रेडिट देना है, ठीक है। ACS पब्लिकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्लेजरिज्म स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती है एथिकल गाइडलाइंस के लिए? प्लेजरिज्म इज पासिंग ऑफ अनदर पर्सन्स वर्ड एज ओन, ठीक है, किसी और के काम को आपने अपना बता दिया। दैट इज रीयूजिंग टेक्स्ट, उनके लिखे हुए चीज़ को दोबारा यूज़ कर रहे हो, रिजल्ट को दोबारा यूज़ कर रहे हो, और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को बिना उनको एक्नॉलेज करे, विदाउट एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेजिंग और रेफरेंसिंग द ओरिजिनल ऑथर और पब्लिकेशन, ठीक है। सेल्फ प्लेजरिज्म को कैसे बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू ACS पब्लिकेशन पॉलिसी के अंदर ये डेफिनेशन है, द रीयूज ऑफ साइंटिफिक पोर्शन ऑफ ऑथर्स ऑन पब्लिश्ड वर्क, ऑथर के खुद के वर्क को अगर हम यूज़ कर रहे हैं विदाउट अट्रीब्यूशन टू द ओरिजिनल सोर्स, अपने ओरिजिनल सोर्स के बताए बिना आप खुद का भी आप दोबारा रीयूज़ कर रहे हो। कहोगे कि ये तो मेरा खुद का है, इसको बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आपको वहाँ पर भी बताना है, ठीक है। इसको भी बोलते हैं सेल्फ प्लेजरिज्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑथर टू ऑब्टेन प्रॉपर परमिशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑथर की कि वो प्रॉपर परमिशन ले, टू अप्रोप्रिएटली साइट और कोट द मटेरियल, बिल्कुल अप्रोप्रिएटली बताए कि द मटेरियल नॉट ओरिजिनल टू द ऑथर, कि ये ओरिजिनल नहीं है, ऑथर का खुद का नहीं है, कहीं से लिया गया है, और उनको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट दे, ठीक है। अदर टाइप ऑफ एथिकल वायलेशन, कौन कौन सी दूसरे टाइप की वायलेशंस होती है? दूसरा होता है डुप्लीकेट पब्लिकेशन, सबमिशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, अगर आपने डुप्लीकेट पर सबमिट कर दी है फाइंडिंग्स को। फेलियर टू इन्फॉर्म द एडिटर ऑफ रिलेटेड पेपर्स दैट ऑथर हैज़ अंडर कंसिडरेशन और इंटरेस्ट, कि अगर हमने अपनी खुद की रिसर्च कहीं पे पब्लिश होने के लिए दी है किसी जर्नल में, ठीक है, तो अगर हम वही रिसर्च अगर
सेम टाइम पे अभी वो अंडर प्रोसेस है, इन प्रेस में है, तो उसको हम किसी और जर्नल में भी दे रहे हैं, किसी और एडिटर को भी दे रहे हैं, उनको बिना बताए कि हमने ऑलरेडी कहीं पे सबमिट की हुई है, तो क्या होगा, एक ही टाइम पे हो सकता है दोनों ही आपकी रिसर्च को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन एक रिसर्च एक ही जर्नल में एक्सेप्टेबल है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि पहले वो वहाँ पर हमने दी हुई है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट पब्लिकेशन, दोबारा पब्लिकेशन या सबमिशन जो होता है रिसर्च फाइंडिंग का, वो गलत है। समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर है अनरिवील्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट कुड अफेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग। आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई, ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं बताया, उजागर नहीं किया, उसको रिवील नहीं किया, तो आपकी फाइंडिंग में जिसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है, इंटरप्रिटेशन उसके निकालने में डिफरेंस आ सकता है, तो वो भी गलत है। ठीक है, मिस इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, अगर आपने गलत रिप्रेजेंट किया है अपनी फाइंडिंग्स को, यूज़ ऑफ सिलेक्टिव और फ्रॉडुलेंट डाटा, आपने कुछ सिलेक्ट करके डाटा को बता दिया या फिर गलत फ्रॉडुलेंट डाटा को बताया है, ठीक है, कि ताकि आपका जो हाइपोथेसिस है वो आपके अकॉर्डिंग ही बने, तो वो भी गलत है, अनएथिकल है, तो ये आपके एथिक्स में नहीं आता। डाटा मैनिपुलेशन, रिसर्चर हु मैनिपुलेट देयर डाटा, फिर ये वही बात आ गई कि अपने डाटा को खुद ही मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, इन वे दैट डिसीव अदर आर वायलेटिंग और बोथ बेसिक वैल्यूज and widely accepted professional standards of the science. Failure to fulfill 3 obligations, तो आपने ये 3 ऑब्लिगेशन जो सबसे पहले मैंने बताई थी उसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, तो वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। ठीक है, दे मिसलीड देयर कलीग्स, अगर वो अपने कलीग्स को मिसलीड कर रहे हैं, या पोटेंशियली इम्पेयर्ड प्रोग्रेस इन देयर फील्ड, उनके फील्ड में प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे हैं उनको, उसको मिसलीड करें, वो भी गलत है। दे अंडरमाइन देयर ओन अथॉरिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस एज रिसर्चर, वो क्या करते हैं कि अपने खुद की अथॉरिटी और अपने खुद के विश्वास करने लायक रिसर्चर को अंडरमाइन कर देते हैं, तो वो भी गलत है। मैनिपुलेशन ही है एक तरीके का, हम अपने आप से ही मैनिपुलेट कर रहे हैं रिसर्च को। सूनर और लेटर एथिकल वायलेशन गेट एक्सपोज्ड, जल्दी या फिर लेट, लेकिन अगर आपने एथिकल वायलेशंस की है रिसर्च के केस में या फिर किसी भी केस में, तो वो एक्सपोज हो ही जाती हैं, वो सामने आ ही जाती हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो पता लगा लेते हैं कि आपने डुप्लीकेशन किया है, यहाँ पे आपने साइटेशंस नहीं दिए, दूसरों को क्रेडिट नहीं दिया, तो आप बिल्कुल आप उसके लिए लायबल हो और आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस खो जाती है एज अ रिसर्चर। ठीक है, हाउ जर्नल्स डिटेक्ट हैंडल प्रॉब्लम पेपर्स, मेन बात यही हम डिस्कस कर रहे थे कि जर्नल जो होते हैं वो पता कैसे लगाते हैं कि इन पेपर्स में प्रॉब्लम है, इनको कैसे बिल्कुल हटाया जाए पब्लिकेशन से, इनको विड्रॉ किया जाए, कैसे लगाते हैं पता। इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम रिव्यूअर्स और अदर एडिटर्स, दूसरे एडिटर्स भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, जो रिव्यूअर्स हैं वो भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे वो पता लगा सकते हैं कि ये जो रिसर्च वर्क है ये सही नहीं था। लिटरेचर सर्च फॉर रिलेटेड पेपर बाय ऑथर, जो भी कोई ऑथर है अगर उसका लिटरेचर सर्च किया जाए तो उससे भी विड्रॉल ऑफ पेपर फ्रॉम पब्लिकेशन, वो बिल्कुल पब्लिकेशन से पेपर को विड्रॉ भी किया जा सकता है। फिर क्या हो सकता है, ऑथर्स को बैन कर दिया जाए पब्लिकेशन से, नेक्स्ट टाइम ऑथर्स बिल्कुल भी पब्लिकेशन नहीं कर सकते इन द जर्नल फॉर 3-5 ईयर्स। फॉर्मिंग द को ऑथर्स एंड ऑडिटर्स टू रिलेटेड जर्नल्स ऑफ आर एक्शन, तो वो क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। फॉर लेस सीरियस केसेस, जो केसेस ज़्यादा सीरियस नहीं होते तो क्या करेंगे उस केस में, प्लेसिंग द ऑथर ऑन वॉच लिस्ट फॉर केयरफुल एग्जामिनेशन फॉर देयर सबमिशंस प्रायर टू रिक्वेस्टिंग रिव्यूज़, अगर वो अपने रिव्यूज़ करवाएं या फिर रिसर्च पब्लिकेशन में अपना इनपुट प्रोवाइड करने लगे तो उनको क्या कर दे, वो वॉच लिस्ट में डाल दे कि इनकी रिसर्च को अच्छे से पढ़ना है, उसके बिना इसको फाइनलाइज नहीं करना, ठीक है, जर्नल में नहीं भेजना पब्लिश होने के लिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं जर्नल्स। टू समराइज, अब हम समझते हैं इसका निचोड़ क्या निकला। रिसर्च एथिक्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रेजुएट रिपोर्ट, किसी भी रिसर्च को अगर हम कर रहे हैं, ग्रेजुएट रिसर्च को या किसी भी रिसर्च को कर रहे हैं, तो उसके लिए रिसर्च एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे, इनकी ऑब्लिगेशंस को नहीं समझोगे, तो आपके रिसर्च करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है,
statement, figure and table reproduced in report, presentation और paper require proper citation. कोई भी आपने अगर किसी और की statement यूज़ की है, figures यूज़ करे हैं या फिर tables यूज़ किए हैं अपनी report, presentation या फिर paper में, तो उनको citation देना बहुत ज़रूरी है. citation मतलब उनको proper credit दो कि ये मैंने उनके थ्रू लिया है, उनसे लिया है, तो ये ज़रूरी है. पब्लिश वर्क इज़ प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट परमिशन इज़ नेसेसरी. अगर जो पब्लिश्ड वर्क है किसी का भी, तो उसको अगर आप कॉपी कर रहे हो तो वो कॉपीराइट लॉ के अंदर आता है, इसलिए उनकी कॉपीराइट की परमिशन लेनी ज़रूरी है. इवन इफ़ आप अपने खुद के पेपर को ही कॉपी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये ज़रूरी है, कॉपीराइट परमिशंस लेना ज़रूरी है. रिप्रोड्यूसिंग योर वर्क इन अनदर पब्लिकेशन, अगर आप खुद के वर्क को ही अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें भी आपको उसकी प्रॉपर एथिक्स को समझना ज़रूरी है और उनके लिए प्रॉपर साइटेशन ज़रूरी है. अदरवाइज़ ये किस में आ जाएंगे, प्लेजरिज्म में आ जाएंगे या फिर सेल्फ प्लेजरिज्म में आ जाएंगे. ठीक है. फाइनली टुडे वी एंड अप विद आवर लेक्चर. प्लीज़ डू सब्सक्राइब. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसके साथ एक बेल है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड होगा. नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो भी आप रिक्वेस्ट करो मुझे कमेंट सेक्शन पे या कहीं पे भी, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल उसी टॉपिक पे स्टार्ट होगा, क्योंकि आज हमने अपना रिसर्च एप्टीट्यूड के सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, और होपफुली अब आपको भी समझ में आ गया होगा रिसर्च के सभी टॉपिक्स. आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स का भी और सभी लेक्चर्स का भी. नेक्स्ट टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे, आप क्या समझना चाहते हैं, टीचिंग, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम, एनीथिंग फ्रॉम पेपर 1 अंडर UGC नेट. थैंक यू.